हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा जो सीरीज है नो योर पॉलिटी सीरीज वो आपका चल रहा है और उसके ही लगातार आप लोगों को रिकॉर्डेड या फिर लाइव वीडियोस मिल रहे हैं। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये भी आप लोगों का रिकॉर्ड वीडियो होने वाला है। बाकी आने वाले समय में आप लोगों के लाइव वीडियोस भी होंगे। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जो आपकी श्रृंखला है, जो आपकी सीरीज है, इसे ब्रेक नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे चाहे लाइव मोड में रखा जाए, चाहे इसको रिकॉर्ड मोड में रखा जाए। आप लोगों तक जो टॉपिक्स होंगे, जो अगले टॉपिक्स होंगे, जो आपने लास्ट में टॉपिक पढ़े हैं, उनके अलावा जो भी टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसी भी माध्यम से वो प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। जैसे ये जो माध्यम है, ये रिकॉर्डेड है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको एंजॉय कर रहे होंगे, आप इनको सही तरीके से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, है ना। कोई खास अंतर तो वैसे होता नहीं है। तो ऐसे में आप लोग सही तरीके से पिछले टॉपिक से लिंक करते हुए इन चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अब तक जो आपने देखा दोस्तों, नो योर पॉलिटी सीरीज में अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो आप लोगों ने देखे कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि शक्तियों की 3 सूचियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जहां पर आपने देखा कि एक संघ सूची है, राज सूची है, और आप लोगों का अगर बात करें तो संवर्ती सूची तीसरी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा आपातकालीन उपबंध देखे, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है, इसके बारे में आपने चर्चा करी। इसके बाद आप लोगों ने न्यायपालिका का ढांचा या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी को देखा दोस्तों। यदि आप लोग नए हैं तो ये सब चीजें आप लोगों की हो चुकी हैं। प्लीज आप लोग एक बार क्या करें, पाथफाइंडर हिंदी चैनल पर ही इस प्रकार की जो सीरीज होगी नो योर पॉलिटी सीरीज, उसको कवर कर लें, ताकि अब यहां तक आने में सहज हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप लोगों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो ऐसे में आपने वो सब चीजें दोस्तों देख ली होंगी। आज जो आपका टॉपिक है वो है संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग संसदीय व्यवस्था पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था की, तो ये नो योर पॉलिटी सीरीज आपको पता ही दोस्तों। नो योर पॉलिटी सीरीज आप लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए लॉन्च की गई है, उनकी बहुत बेहतर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि आप सही तरीके से पॉलिटी को समझ सकें, अपने जो भी एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स उनको सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो उस समय आप लोगों के लिए कुछ चीजें जो जानने की हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात, संसदीय व्यवस्था या इसके पहले भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, शासन व्यवस्था को जब हमने वर्गीकृत किया था, जब व्हेन वी हैड क्लासिफाइड द गवर्नमेंट सिस्टम्स, तो हमने 2 आधारों पर इसका क्लासिफिकेशन किया था। मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने संघीय व्यवस्था भी पढ़ा था, मैंने आपको तब भी ये बात बताई थी और आज मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि यहां पर देखिए, 2 आधारों पर हम शासन को वर्गीकृत करते हैं, शासन व्यवस्थाओं को वर्गीकृत करते हैं। वो 2 आधार कौन कौन से हैं? तो वही शासन को वर्गीकृत करने के 2 आधार हैं, क्लासिफाई करने के 2 बेसिस कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों आप लोगों का सर केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर, मध्य संबंधों के आधार पर। एक तो दोस्तों आपने इस आधार पर शासन व्यवस्था को वर्गीकृत किया, और इसमें आपने कहा कि सर इस आधार पर हम लोगों को 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक आपने कहा था कि सर एक होती है यहाँ पर संघीय व्यवस्था, एक होती है सर यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था या फिर यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड द यूनिटरी सिस्टम, बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। अब यहां पर बात करें दोस्तों, दूसरा जो आधार बनता है, दूसरा जो बेस बनता है, वो क्या बनता है? तो दोस्तों दूसरा जो बेस बनता है वो बनता है विधायिका और कार्यपालिका, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर, मध्य संबंधों के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जब हम बात करते हैं शासन प्रणालियों की, तो इसमें भी आप लोगों को 2 प्रकार की शासन प्रणालियां देखने को मिलती हैं। पहली जो होगी दोस्तों वो कौन सी है? तो वो है आप लोगों की संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी दोस्तों? ये है आपकी संसदीय शासन प्रणाली या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी जो बन सकती है दोस्तों वो बन सकती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी है? तो ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि जब हम बात करते हैं शासन प्रणालियों की, गवर्नेंस सिस्टम्स की, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको 2 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 आधारों पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो 2 आधार कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो आपने कहा दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर। तो जब हम बात करते हैं केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर, तो 2 प्रकार की शासन प्रणालियां आपके सामने दिखेंगी। एक है आप लोगों की संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, और एक हो सकता है दोस्तों एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्गीकरण की, यानी कि दूसरे क्लासिफिकेशन की, जहां आप बात करते हैं कि सर विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम बात करते हैं, तो यहां पर भी आपको 2 प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। एक दोस्तों है संसदीय शासन प्रणाली, एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।
एम आई क्लियर? तो आपने पहले लेक्चर में जब आप संघीय व्यवस्था पढ़ रहे थे तो आपने इन पर गौर किया था, आपने इनको समझने का प्रयास किया था। इसको अभी आप लोग और डिटेल में समझने वाले हैं जब आप पढ़ेंगे आगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये मामला। और अभी जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों कौन सा? वो है संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी आप किसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी एक शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको दूसरी के साथ में कंपेयर करके पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कंपेयर करके ही आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसी प्रकार के आपके सवाल भी बनते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की, तो ऑब्वियस ही बात है हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे किसके साथ में? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में। एम आई क्लियर? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? हमें पढ़ना है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को, जिसको आप लोगों ने कहा कि सर संसदीय शासन प्रणाली होती है और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी हमने जो अपनाया है दोस्तों वो तो संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन अभी आपको ये देखना है कि दुनिया भर में जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये जो चार चीजें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यूनिवर्सल हैं। मतलब आपको ये चीजें वैसी दिखने वाली हैं जिन जिन देशों ने इनको अडॉप्ट किया होगा, वहां पर आपको उसी प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपनी, तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, तो दुनिया में जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक वैसा वैसा ही आपको वहां पर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। अब उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होते हैं, उसके लाभ, उस पर तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे ही। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ये अभी हम लोग समझेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत ने इसको क्यों अपनाया। भाई हमारे पास भी संसदीय शासन प्रणाली है, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भैया हमने क्यों अडॉप्ट किया है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, व्हाई नॉट प्रेसिडेंशियल। तो इसके पहले आपको संसदीय, अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल को समझना पड़ेगा, उसके बाद तो आप आ पाएंगे इसका कंक्लूजन पर। तो ये सब बातों को आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मेरा मतलब ये है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसदीय व्यवस्था को और कंपेयर करेंगे किसके साथ में? अध्यक्षात्मक के साथ में। आप पहले संघात्मक पढ़ चुके हैं, कंपेयर किया था आपने एकात्मक के साथ में, बाकी इसको आप लोग और कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक्स में। चलिए, तो मैंने आप लोगों से कहा दोस्तों, ये संसदीय व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके ये पहले जो था इसमें आप लोगों की विशेषताएं हो गई, ये आप लोगों के लाभ हो गए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपकी हानियां होगी, कुछ वही सीमाएं भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था बहुत अच्छी होती है तो दूसरी व्यवस्था क्यों होती है, और अगर दूसरी व्यवस्था होती है इसका मतलब ये होगा कि पहली व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें लूप्स होंगे, कुछ समस्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ हानियां भी हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को देखेंगे और अंत में हम देखेंगे कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम और कैन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो सबसे आखिरी में आप इसको समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की क्या क्या विशेषताएं होती है दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर जानने की है वो ये है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में जो कुछ बातें आपको देखने को मिलती हैं वो क्या है दोस्तों। टू हेड्स ऑफ द स्टेट्स, राज्य के दो प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे और ये यूनिवर्सली मिलेंगे। दुनिया में जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो भारत हो दोस्तों, जहां जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आपको राज्य के दो अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। एक होता है राज्य का वास्तविक अध्यक्ष, एक होता है राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष। एक तो होता है नॉमिनल हेड और एक तो होता है एक्चुअल हेड। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉमिनल हेड कौन दोस्तों, तो नॉमिनल हेड कौन है तो आपको पता है यहाँ पर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। और जब हम बात करते हैं एक्चुअल हेड की यानी कि वास्तविक अध्यक्ष की राष्ट्र के, तो वो कौन दोस्तों, तो वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में वहां पर प्रेसिडेंट चुना हुआ नहीं है, तो वहां पर एक तरीके से राजवंश चल रहा है आज भी दोस्तों। वहां पर तो हायरार्की से शासन चल रहा है, तो वहां पर एक तरीके से लोकतांत्रिक राजतंत्र है या राजतांत्रिक लोकतंत्र वहां पर है ना। तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर नॉमिनल हेड कौन है, तो वहां का जो राजा है, जो वहां का किंग है, वो क्या है, वो नॉमिनल हेड है। और वहां पर भी जो पीएम है वो क्या है, वो वहां का एक्चुअल हेड है। ठीक इसी प्रकार जर्मनी में है। तो कुल मिलाकर मैंने आपसे कहा जहां जहां पर भी आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको जहां जहां पर भी देखने को मिलता है, वहां पर आपको स्टेट के दो हेड देखने को मिलेंगे, एक नॉमिनल और एक एक्चुअल, जैसे हमारे यहाँ पर भी है और दुनिया में जहां जहां संसदीय व्यवस्था है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। पहली बात तो ये होगी। तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक विशेषता है संसदीय व्यवस्था की। जहां पर भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों क्या होने वाला है, अब यहां पर दोस्तों कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव या फिर विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होने वाला है दोस्तों, का विधायिका में से कार्यपालिका का गठन। अभी आपने एक बात कही थी, चलो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को दोस्तों। पहला पॉइंट तो साफ साफ ये कह रहा है आप लोगों से कि भाई सीधी सी बात है,
राष्ट्र के 2 अध्यक्ष होंगे, एक नाम मात्र का होगा, एक वास्तविक होगा, बस इतना ही कहना है दोस्तों। दुनिया में जहां जहां संसदीय व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिलेगा ही, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे ही दी है। दूसरा मैं आपसे जो कह रहा हूं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है। जहां जहां पर भी संसदीय सरकार होती है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वहां पर लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बनता है। आपके सामने स्ट्रक्चर में भी इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है। लेजिस्लेचर में से ही क्या बनता है दोस्तों, तो लेजिस्लेचर में से ही बनता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका में से ही बनती है कार्यपालिका। इस बात को समझिए अब आप लोग, विधायिका में से ही बनती है कार्यपालिका, ये कहना चाहता है आपसे दूसरा पॉइंट। अभी सर विधायिका क्या है, सर ये कार्यपालिका क्या है दोस्तों, तो ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपको समझना चाहिए दोस्तों। जब हम बात करते हैं विधायिका की, तो दोस्तों इस बात को समझिए, विधायिका क्या होता है, तो इस बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। शासन के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है दोस्तों विधायिका, गौर से सुनिएगा इस बात को आप लोग। एक होता है विधायिका, एक होता है दोस्तों कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और एक होता है दोस्तों न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। सो देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों के ही काम बटे हुए हैं। अब ये सब चीजें अगर आपने कोर पॉलिटी पढ़ी हुई है मुझसे दोस्तों, तो आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे कि सर लोकतंत्र में सब होता ही है। लोकतंत्र है तो वहां पर संविधानवाद की बात होगी, संविधान होगा तो सर शासन को 3 अंगों में बांट देगा। ये सब आपने बेसिक बातें पढ़ी हुई है पहले से। तो इसी को आप लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है भाई, और तीनों के काम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अलग अलग है। विधायिका का काम क्या है, तो आपने कहा था सर कानून बनाना काम है इसका। इसका काम क्या है कार्यपालिका का, दोस्तों इसका लागू करना है। और अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो उनकी रक्षा करना है, या फिर यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है, उसका समाधान करना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर सेपरेशन ऑफ पावर हो रखा है हमारे यहाँ पर, और सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए हो रखा है क्योंकि संविधान है। संविधान क्यों है दोस्तों, तो क्योंकि लोकतंत्र है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन, रूल ऑफ द पीपल, या फिर रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव द पीपल, लोगों के प्रतिनिधि द्वारा शासन है दोस्तों। क्योंकि आज तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही मौजूद है दुनिया के सभी देशों में, बाकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्योंकि गुंजाइश नहीं है, आज जनसंख्या इतनी बड़ी है, क्षेत्र इतना बड़ा है। तो रूल बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव द पीपल है, या फिर लोगों के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है पूरी दुनिया भर में जहां जहां लोकतंत्र है। अब यहां पर आपने देखा कि शायद संविधान ने शासन को 3 भागों में बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के काम अलग अलग कर दिए। अब ये जो बात कह रही है आपसे, अगर हम बात करें आपके संघीय व्यवस्था आपने पढ़ा था, अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की, जब हम बात करते हैं समग्र अप्रोच की, तो उसमें आपको ये सब चीजें आती दोस्तों। अब आप इस बात को समझिए, आपने संघात्मक व्यवस्था पढ़ा, आपको वहां से क्या चीज लेनी है यहाँ पर, ताकि आप इससे जोड़ सकें उस चीज को, ताकि आप इस चीज को और कंटिन्यू कर सके, हमसे अपने आंसर राइटिंग में फ्लो ला सकें। तो वो चीज क्या होगी, तो आपने संघात्मक व्यवस्था पढ़ा दोस्तों। वहां पर क्या पढ़ा कि संघ होगा, संघ मतलब कम से कम 2 बॉडीज होनी ही होनी है, और अगर 2 बॉडीज होंगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी 2 सूचियां भी होंगी। और 2 सूचियां कौन कौन सी होंगी दोस्तों, एक केंद्र की सूची होगी जिसको आप लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक राज्य की सूची होगी जिसको आप लोग कहते हैं राज्य सूची दोस्तों। केंद्र सूची जो है या जो यूनियन लिस्ट है, उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्रीय विधायिका। क्योंकि हमारे यहां पर संघात्मक व्यवस्था है, बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल सिस्टम, तो हमें क्या देखने को मिलता है, केंद्र और राज्य। और अगर दोस्तों केंद्र और राज्य देखने को मिलता है तो दोनों की अपनी अपनी विधायिकाएं भी होंगी, दोनों के अपने अपने लेजिस्लेचर्स भी होंगे। उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कानून बनाना। तो जो केंद्र की विधायिका होगी वो केंद्र के लिए कानून बनाएगी, जिसको आप लोग संसद के नाम से जानते हैं, और जो राज्य की विधायिका होगी वो राज्य के लिए कानून बनाएगी, जिसको आप लोग राज्य का विधानमंडल जानते हैं दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को वहां से अब आपने जोड़ दिया, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक है तो संघ है, केंद्र और राज्य है, केंद्र और राज्य तो सूचियां हैं, तो विधानमंडल भी होंगी, विधायिका भी होगी। तो केंद्र विधायिका को आपने संसद कह दिया, राज्य की विधायिका को आपने राज्य का विधानमंडल कह दिया दोस्तों। अब वहीं से बात को शुरू कर रहे हैं हम लोग, अब इसको हम लोग वहां से टच कर देते हैं। तो आपने कहा विधायिका, यानी कि कितनी विधायिका हमारे पास 2 विधायिकाएं होंगी। हमारे पास कितनी विधायिकाएं होंगी दोस्तों, 2 विधायिकाएं होंगी। एक दोस्तों, एक तो होगी सेंट्रल लेवल पर, और एक होगी दोस्तों क्या, कहां पर, एक होगी स्टेट लेवल पर। इसको आपने क्या कहा दोस्तों, इसको आपने कहा संसद, इसको आपने पार्लियामेंट कहा, या केंद्रीय विधायिका कह लीजिए, वही बात है। और यहां पर स्टेट को दोस्तों आपने कहा राज्य का विधानमंडल, इसको आपने क्या कहा, इसको आपने कहा दोस्तों राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इतनी बात स्पष्ट होगी आप लोगों दोस्तों, इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी कि ठीक है भाई, केंद्र की विधायिका है वो केंद्र के लिए कानून बनाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, संघ सूची में वे विषय होंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे, और राज्य सूची में वे विषय होंगे जो राज्य या क्षेत्र स्तर के होंगे।
तो ऑब्वियसली बात, उनके लिए कानून तो बनाए जाएंगे, तो केंद्र वाले के लिए संसद बनाएगी, राज्य वालों के लिए राज्य का विधान बनाएगा। उनके लिए डिवीजन ऑफ पावर हो ही रखा है, शक्तियों का विभाजन तो दोस्तों हो ही रखा है संघ सूची और राज्य सूची के माध्यम से, और वहां पर समवर्ती सूची भी आपने देखा था। अब यहां पर आपने कहा कि सर हमारे पास दो विधायिकाएं तो होंगी, एक सेंटर की और एक स्टेट्स की। दोस्तों अब ये जो टॉपिक आपसे कह रहा था, ये कह रहा था कि एग्जीक्यूटिव बनता है कहां से, लेजिस्लेचर में से, या फिर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। विधायिका तो दोस्तों ये रही हमारे पास, विधायिका तो हमारे पास ये रही। तो यहां पर विधायिका में से कार्यपालिका के बनने का मतलब ये होता है कि विधायिका में से ही आपके पास मंत्री निकलकर सामने आते हैं, विधायिका में से ही मंत्री परिषद का गठन होता है, और इस मंत्री परिषद को ही आप कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। मंत्री परिषद जो है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां भी होगा, जिसको आप लोग जानते हैं मंत्री परिषद के नाम से, वो यहां भी होने वाला है और वो यहां भी होने वाला है मंत्री परिषद। तो दोस्तों, और मैंने आपसे कहा मंत्री परिषद को ही आप कह लीजिए कार्यपालिका। और ये कहां से बन रहा है, ये विधायिका में से बनता है, लेजिस्लेचर में से बनता है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कानून बनाना। हर बेसिक बात को आपको एक लिंक के माध्यम से ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि आप इस लिंक को लगातार अपने किसी भी विषय में आगे बढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपसे बेहतर विषय किसी का तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उस लिंक को शुरुआत से लेके चल रहे हैं। और आप जब आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो रिवीजन में भी आपको बहुत इजी पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको तो आपने रटा नहीं है ना चीजों को, आपने तो चीजों को क्रमबद्ध रूप से आगे लगाया है। आप जब पीछे से रिवाइज करेंगे तो भी आप उसी मूल बिंदु तक पहुंचेंगे, और मूल बिंदु से शुरू करेंगे तब आप अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ रिवीजन की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, लेकिन आप बहुत इजी तरीके से, क्योंकि वो आपके पास एक फ्लो है, आप उसी में पूरा रिवीजन कर डालेंगे। एक पूरा एक रस्सी की तरह है, जिसका एक सिरे से शुरू करोगे तो दूसरे सिरे पर पहुंच जाओगे, दूसरे से शुरू करोगे तो पहले पे पहुंच जाओगे। दिक्कत तो तब आती है रिवीजन में, जब आप लोग क्या करते हैं, आप उसको डॉट 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 50 तरीके के टॉपिक्स बना लेते हैं, और उसके बाद आप उसको सेपरेट तरीके से पढ़ाई करते हैं, वहां आपको समस्या आती है। यदि आप उनको एक ही, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ही है, ये अल्टीमेटली एक ही है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप हर बार पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर आप लोग हमेशा पढ़ते हैं दोस्तों, संसद का, राज्य का, विधान का बात आप हमेशा पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी किसी एक लेक्चर में अलग हो गई हो। तो ऐसे में कोर्स तो वही है, और मैंने आपसे हमेशा ये चीज कही कि कोई भी टॉपिक जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कोई टॉपिक आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, जो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, और मैंने कहा कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद ही दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला समझिए आप लोग, विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। इस बात को आप समझिए। मैंने क्या कहा दोस्तों आपसे, मैंने आपसे कहा विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। अब विधायिका है, आपको पता है दो है, एक सर केंद्र की विधायिका है, एक राज्य की विधायिका है। और आप कह रहे हैं कि सर विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। इसका मतलब तो ये होगा सर कि केंद्र की विधायिका के भी निचले सदन का हमें क्या लेना है, 15%, और सर राज्य की विधायिका के भी हमको निचले सदन का लेना है 15%। तो केंद्रीय विधायिका जिसको आपने क्या कहा है, संसद, इसके दो सदन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो इसके दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है दोस्तों राज्यसभा, और एक क्या है, एक है दोस्तों लोकसभा। और जब आप बात करते हैं राज्य के विधानमंडल की, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की, तो दोस्तों अगर हम बात करें राज्य के विधानमंडल की, राज्य का विधानमंडल या राज्य की विधानमंडल की, तो इसके दो सदन कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, एक हो सकता है विधानसभा, एक हो सकता है विधान परिषद। ये थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, एक हो सकता है विधानसभा और एक हो सकता है विधान परिषद। तो विधान परिषद को ऊपर कर देते हैं और विधानसभा को नीचे, क्योंकि यहां पर भी हमने अपर हाउस को ऊपर किया हुआ है। अब यहां पर जो बात आपको समझने की थी दोस्तों, वो तो यही थी कि आपने क्या कहा कि सर विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। विधायिका के निचले सदन का 15% ही क्या बन सकते हैं दोस्तों, विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। ये मैंने आपसे बात कही। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें केंद्रीय विधायिका की, तो यहां पर दो हाउसेस हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा जो है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। और जो लोकसभा दोस्तों, इसे हम लोग कह देते हैं लोअर हाउस या फिर निम्न सदन। ठीक इसी प्रकार से जब हम राज्य स्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य स्तर पर भी जो विधान परिषद है, जिसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हम लोग जानते हैं अपर हाउस के नाम से, यानी कि उच्च सदन के नाम से राज्य का। और विधानसभा की जब हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपका है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन है। ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका लोअर हाउस है या फिर निम्न सदन है। अब फॉर्मूला फिर से याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा, मंत्री परिषद कितने बनेंगे या मंत्री कितने बनेंगे या मंत्री परिषद कितना हो सकता है अधिकतम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपने परिभाषा दे ही दी अभी तक
कि सर विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। आपके सामने दोनों विधायिकाएं आ चुकी हैं, आपके सामने दोनों विधायिकाओं के लोअर हाउस भी आ चुके हैं। कुछ नहीं करना, सीधा जाके वहां पर 15% लगा देना है। जितना भी संख्या निकल कर आएगी उतने ही आपके मंत्री उस राज्य में या केंद्र में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि सर विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकता है मंत्री। जब हम बात कर रहे हैं केंद्र की, तो केंद्र में दोस्तों लोअर हाउस कौन सा है विधायिका का? लोकसभा। तो कुछ नहीं करना, लोकसभा की जो कुल संख्या है उस पर 15% लगा दीजिए। जो भी संख्या निकल कर आएगी उतने ही मंत्री यानी कि उतनी ही मंत्री परिषद केंद्र की हो सकती है। उतने ही मंत्री दोस्तों केंद्र में हो सकते हैं, इससे एक भी अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। ये क्या है दोस्तों? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। यहां पर तो स्पष्ट हो गया कि सर 15% ऑफ लोअर हाउस कितना हो जाएगा? तो 545 का लगा दीजिए भाई। 15% जितना निकल के संख्या आएगी 82 या 83 के करीब आएगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र में 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री सहित बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भी पहले सांसद हैं। मोदी जी जो है दोस्तों वो भी पहले क्या है? वो भी पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं। उसके बाद वो क्या बने हैं? उसके बाद वो मंत्री बने हैं, तो वो भी इस मंत्री परिषद में शामिल है, क्योंकि मंत्री है वो भी। तो मंत्री परिषद में ही रहे, मंत्री परिषद में ही होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो। तो यहां पर आपने क्या किया दोस्तों? यहां पर आपने देखा कि सर लोअर हाउस का 15% हमने निकाल लिया, तो कुल मिलाकर केंद्र में जो मंत्रियों की संख्या होगी कितनी होगी? वो दोस्तों होगी 82, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अब ठीक इसी प्रकार से राज्य की विधायिका पर चले जाइए, क्योंकि आपके पास तो संघीय व्यवस्था है, पढ़ा है आपने भाई टॉपिक एक। और संघीय व्यवस्था मतलब संघ, संघ मतलब केंद्र और राज्य। केंद्र के मंत्री आपने निकाल लिए, अब राज्यों की बारी है दोस्तों। तो आइए अब राज्यों की बारी। तो राज्यों की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर भी क्या फॉर्मूला अपनाना है? वही सेम, विधायिका के निचले सदन का 15% और विधायिका के निचले सदन का 15% कौन सा होगा? तो विधायिका का लोअर हाउस कौन सा दोस्तों? तो विधानसभा है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका लोअर हाउस की जो संख्या है, मान लेते हैं विधानसभा की कोई संख्या जो भी होगी उस पर आप क्या लगाइए? उस पर आप 15% का नियम लगाइए। जितने भी संख्या आएगी निकलकर, वो उस राज्य की, वो उस पर्टिकुलर स्टेट की क्या होगी? वो उस पर्टिकुलर स्टेट में मंत्रियों की संख्या होगी। अब चूंकि राज्य तो 28 है हमारे पास दोस्तों, वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग राज्य की अलग अलग मंत्रियों की संख्या होगी। अलग अलग राज्य का मंत्री परिषद अलग अलग होगा। किसी में भाई 10 हो सकता है, किसी में 25 हो सकता है, किसी में 30, किसी में 35, किसी 50। ये तो संख्या पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि एक कॉमन फॉर्मूला आपके पास है। एक कॉमन फॉर्मूला क्या है आपके पास दोस्तों? ये सवाल पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में, कई बार पूछा गया है, और विभिन्न पीसीएस में पूछा गया आपसे सवाल। तो इस सवाल को बहुत गहराई से समझ लीजिए, इस टॉपिक को दोस्तों। तो मैंने आपसे कहा विधायिका के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। विधायिका दो है हमारे पास, एक केंद्र की, एक राज्य की संघीय व्यवस्था है दोस्तों। अब यहां पर आपने क्या कहा कि सर केंद्र की विधायिका का लोअर हाउस 15%, लोकसभा का 15%, राज्य की विधायिका का निचले सदन का 15%, विधानसभा का 15%। और विधानसभा दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर हर राज्य की अपनी एक विधानसभा है, 28 राज्यों की अपनी एक विधानसभा होगी। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों आपने राजस्थान को ले लिया। आपने एक एग्जांपल लिया राजस्थान। अब राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितनी है? 200 सीटें दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा की यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं? 200 सीटें हैं। क्या करना है? इन 200 सीटों पर 15% नियम लगा दीजिए। कितने मंत्री बनेंगे? 200 का 15% कितना होगा? 30 होगा, यानी कि 30 मंत्री होंगे। राजस्थान का जो मंत्री परिषद होगा, यानी कि दोस्तों राजस्थान का जो मंत्री परिषद होगा, राजस्थान का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, वो 30 से मिलकर बनेगा। 30 मंत्री होंगे उसमें, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग सीएम दोस्तों, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सहित। आप जब केंद्र की बात की तो वहां पर आपने कहा प्रधानमंत्री सहित, जब आपने राज्य की बात की दोस्तों तो यहां पर क्या होगा? मुख्यमंत्री सहित होगा। एम आई क्लियर? तो मतलब कहने का दोस्तों ये था, मैं फिर से आपको लेकर चलता हूं उस मेन टॉपिक पर। आपने कहा कि सर जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी, जहां जहां पर भी सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने वाला है, वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? सर वहां पर हम लोगों को विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता हुआ दिखेगा। और दिख गया आपको सामने दोस्तों, इसमें कहां कोई शक की बात है? ये बताइए, अशोक गहलोत पहले एमएलए है या वो सीधे ही सीएम बन गए? वो पहले एमएलए है, तो पहले किसका पार्ट है? वो पहले विधायिका का पार्ट है। फिर उन पर 15% का नियम लगा, फिर वो कार्यपालिका के हिसाब में चले गए। ठीक इसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जो कि कार्यपालिका की आप बात कर रहे थे कि एक्चुअल हेड है वो, अब वो पहले कार्यपालिका के अध्यक्ष बने या पहले वो विधायिका के सदस्य हैं? मोदी जी जो है वो पहले एक सांसद हैं, बनारस से सांसद है ना वो। अब सांसद हैं और सांसद होने के बाद उन पर क्या लगा? 15% का नियम लगा। वो क्या बन गए? वो बन गए पीएम।
तो विधायिका में से ही कार्यपालिका बन रही है ना। अब पहले मोदी जी सांसद ही है ना, उसके बाद प्रधानमंत्री है ना, या पहले पीएम आ गए थे फिर सांसद बने हैं? नहीं, पहले वो सांसद हैं, पहले वो क्या है, पहले वो सांसद हैं, पहले वो एमपी हैं, उसके बाद उन पर 15% का नियम लगाया जो संविधान कहता है, और उसके बाद वो बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक इसी प्रकार से राजनाथ सिंह पहले सांसद हैं, वो लोकसभा के पहले सांसद हैं, वो एमपी हैं, वो विधायिका के सदस्य हैं, उसके बाद उन पर 15% का नियम लगा और वो बने रक्षा मंत्री। ठीक इसी प्रकार से राज्य की बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से, जैसा अशोक गहलोत जो है दोस्तों, वो थोड़ी पहले से सीएम है, वो पहले एमएलए हैं, वहां से एमएलए होने के बाद उन पर 15% का नियम लगा और वो क्या बने, वो बने चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक इसी प्रकार से हर राज्य का दोस्तों मामला है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस बात को समझिए दोस्तों। तो यहां पर फिर से वही टॉपिक छेड़ूंगा मैं, संघीय व्यवस्था, संघ, केंद्र और राज्य दोनों की अपनी विधायिकाएं, विधायिकाओं के निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। इसलिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया है आप लोगों को, विधायिका एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर और कैसे विधायिका में से कार्यपालिका का गठन। ये रहा आपके सामने इसका डायग्राम, विधायिका में से कार्यपालिका का गठन। अब मान लेते हैं आपको यहाँ राजस्थान पुट करना है, राजस्थान लगा दीजिए, कितनी सीटें हैं विधायिका की, 200, कितना होगा 30। तो यहां पर आपको मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री देखने को मिलेंगे, कहां पर, राजस्थान में। मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर, राजस्थान में। ठीक इसी प्रकार से आपको एक और एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश 403, अगर हम बात करें 403 है, अब 403 सीटें हैं ना विधानसभा की, विधायिका के निचले सदन का 15%, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 403 सीटें हैं, अगर हम बात करें यूपी में विधानसभा की सबसे ज्यादा है भारत में। अगर भारत में किसी राज्य के पास विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, इवन विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें हैं, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या आधार बनाता है, जनसंख्या को आधार माना जाता है। अब यहाँ पर 403 सीटें हैं, क्या करना है, 15% का नियम लगाना है। कितने संख्या, तो लगभग 60 बनेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के साथ में 60 मंत्री बनेंगे यूपी में। तो यूपी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, यूपी का जो मंत्रिपरिषद होगा, वो अधिकतम 60 मंत्रियों का होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आप जिस राज्य का निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, किसी राज्य में कितने मंत्री होंगे मुख्यमंत्री सहित, कुछ नहीं करना आपको, उस राज्य की विधानसभा की सीटें निकाल के देख लीजिए, उस पर 15% का नियम लगा दीजिए, उतने ही मंत्री उस राज्य में हो सकते हैं, उतने ही मंत्री उस राज्य में हो सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि ठीक है अधिकतम मंत्री तो 15% ही होंगे, लेकिन न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, ये सवाल पूछा है अभी यूपीपीसीएस में, पूछ लिया था आप लोगों से। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो हर सेक्शन ये जो चल रहा है ना, नो ईयर पॉलिटी सीरीज का जो हर टॉपिक जो चल रहा है, ये मतलब एक तरीके से ये मान लो आम जैसे किसी पेड़ पर पक जाता है तो वो पूरा आमों से लदा हुआ दिखता है वो पेड़, ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ना, ये जितने टॉपिक चल रहे हैं आपके, एक एक टॉपिक आप लोगों के इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लदे हुए हैं जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे। तब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सीरियस लेने वाले हैं इन टॉपिक्स को, ये सब सवाल पूछता है। तो जहां मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई विधायिका के निचले सदन का 15% ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं किसी राज्य में या इवन केंद्र में, वहीं पर दोस्तों राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए एक और क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, वो क्राइटेरिया ये है कि राज्यों में मंत्री पर कितने न्यूनतम मंत्री होने चाहिए। मिनिमम मिनिस्टर्स की भी कोई संख्या है क्या? ठीक है, मैक्सिमम भाई मैक्सिमम मंत्री कितने होने चाहिए, अधिकतम मंत्री होने चाहिए 15% ऑफ लोअर हाउस। पर क्या कोई निचली संख्या भी है कि इससे नीचे नहीं होने चाहिए? तो उत्तर होगा हां है, अधिकतम 15% मंत्री होने चाहिए और न्यूनतम मतलब मिनिमम कम से कम राज्य में 12 मंत्री होने चाहिए। मैंने 12% नहीं लिखा है, मैंने 12% नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने 12% नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 12 मंत्री। न्यूनतम कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ में। अधिकतम कितने हैं, अधिकतम तो आप 15% लोअर हाउस का, न्यूनतम कितने हैं, तो न्यूनतम दोस्तों 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स। एम आई क्लियर? ये एक फैक्ट आप लिख सकते हैं कहीं साइड में कि अधिकतम 15% है लोअर हाउस का राज्यों के लिए, और न्यूनतम क्या दोस्तों, न्यूनतम है आप लोगों का 12 मंत्री तो होने चाहिए। ठीक है साहब, हो गया मामला। तो आपने कुल मिलाकर अब क्या देख लिया दोस्तों, आपने कुल मिलाकर यह देख लिया कि विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है, विधायिका में से सरकार बनती है, कार्यपालिका कहो सरकार कहो दोस्तों, आपका मंत्रिपरिषद कहो, बात एक ही है। अब इसको सरकार कह लो, इसी को मंत्रिपरिषद कह लीजिए, ये कार्यपालिका है। कहां से बन रही है, विधायिका में से बन रही है, आपने भी कहा 15% ऑफ लोअर हाउस। एम आई क्लियर? तो आपने 2 पॉइंट अभी समझे। अगर हम बात करें संसद व्यवस्था को लेकर, एक पॉइंट आपने समझा कि जहां जहां पर भी दुनिया भर की बात कर रहे हैं, भारत पर नहीं आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा दोस्तों, जहां जहां पर भी दुनिया में
संसदीय व्यवस्था होगी, वहां पर आपको राज्य के दो हेड देखने को मिलेंगे, एक राज्य का एक्चुअल हेड होगा, एक राज्य का नॉमिनल हेड होगा। दूसरा आपने क्या कहा इसकी विशेषता कि सर जहां जहां पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहां पर सर विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। तो एग्जैक्टली दोस्तों विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। आपने देख लिया इसका फॉर्मूला पूरा का पूरा। तीसरा जो होगा दोस्तों ये होगा आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि एक उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। भाई सीधी सी बात है, जहां पर आपने कह दिया कि सर विधायिका, ये सवाल पूछा गया यूपीएससी में ढेरों बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में ढेरों बार पूछा गया, बीपीएससी में 1000 बार पूछा गया सवाल दोस्तों, उत्तरदायी सरकार वाला। संसदीय सरकार की इनमें से सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एंड द आंसर वाज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सब आंसर से दोस्तों, तो कैसे भी घुमा दे टॉपिक को, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया इसके बाद तो दोस्तों कैसे भी घुमाए मैटर नहीं करता, फिर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप सही करके आएंगे। तो आपने क्या कहा सर? आपने कहा कि सर विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ठीक है भाई, मान लिया। अब जब हम कह रहे हैं विधायिका में से कार्यपालिका का गठन होता है दोस्तों, तो यहां पर ये बताइए कि अगर विधायिका में से कार्यपालिका बन रही है तो ये कार्यपालिका जो होगी, जो एग्जीक्यूटिव होगी, ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी कि नहीं होगी? ये इसके प्रति उत्तरदायी होगी कि नहीं होगी? ये दोस्तों बताइए, इसके प्रति उत्तरदायी या फिर रिस्पॉन्सिबल होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं ये पिताजी हैं, ये बेटा जी हैं, ये बाप है, ये बेटा है दोस्तों, अगर बाप में से बेटा बना है तो ये बताइए बेटा बाप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। आप बहुत दूर मत जाइए, आप खुद को देखिए, आप बेटे के स्तर पर आप अपने आप को रखिए और पिताजी के स्तर पर अपने पिताजी को आप रखिए। अब आप बताइए क्या आप पिताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने पिताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं दोस्तों। अच्छा, उसके कोई कारण होंगे? बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में एक कारण हो सकता है वित्तीय निर्भरता, हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है दोस्तों। अब आप लखनऊ पढ़ रहे हैं, आप प्रयागराज पढ़ रहे हैं, आप दिल्ली पढ़ रहे हैं, पटना पढ़ रहे हैं, और यहां पर आप पढ़ने के दौरान पैसा मंगाते हैं घर से, कौन भेजते हैं? पिताजी भेजते हैं। तो ऐसे में भी दोस्तों एक कारक तो ये भी हो गया, एक फैक्टर तो ये भी है कि आप अपने पिताजी के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। अगर ज्यादा नानुकर करेंगे तो दोस्तों हो सकता है पैसा रुक जाए, और अगर पैसा ही रुक गया तो काम नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, आराम से बोरिया बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। तो एक कारक मैं बता रहा हूं, एक फैक्टर तो ये भी हो सकता है। अलॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बट फ्रॉम देम अलॉट ऑफ फैक्टर्स देयर विल बी दिस फैक्टर। ये फैक्टर भी एक है ना हमारी, कि सर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूं मैं अपने पेरेंट्स पर, पिताजी पर। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर जो कार्यपालिका है, मैं आपसे कह रहा हूं ये बाप है, ये बेटा है, तो ये जो बेटा है ये भी अपने पिताजी के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, होता है, उत्तरदायी होता है। अगर ये नहीं रहेंगे या अपनी मनमानी करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? तो ये इनको पैसा ही नहीं देंगे। वो पैसा कैसे नहीं देंगे दोस्तों? कई सारे आधार होते हैं, बजट ही पास नहीं होगा। अब ये बताइए, आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं केंद्र की, तो केंद्र में दोस्तों 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, और कितने मंत्री बने हैं? 82। अब ये क्या 82 लोग मिलकर बजट पास करा लेंगे? आप बताइए, छोटा सा एग्जांपल है, ये 82 लोग जो है, ये 82 मंत्री जो बन गए दोस्तों, ये क्या बजट पास करा लेंगे? क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? इनको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, इनके बिना बजट पास नहीं होगा। और अगर बजट ही पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ये सरकार उसी दिन गिर जाएगी दोस्तों, सरकार उसी दिन गिर जाएगी। जैसे आप घर चल जाएंगे बिना पैसों के, वैसे सरकार भी अपने घर। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सर अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, मतलब बाप में से बेटा बना है, तो बेटा बाप के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। इसका मतलब वो दो हो गया दोस्तों, इस संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में हमें एक उत्तरदायी सरकार, हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। और भी कई सारे आधार, मैंने आपसे कहा एक फैक्टर आपने देखा अभी तो पैसे वाला, अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कई सारे प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अलॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। मैंने आपको एक फैक्टर समझाने का प्रयास किया जो वित्तीय रूप से जुड़ा हुआ है, जो वित्त से जुड़ा हुआ है, जो पैसों से जुड़ा हुआ है। एम आई क्लियर दोस्तों? तो ऐसे में आपने क्या देखा कि सर संसदीय व्यवस्था सरकार में हमें एक उत्तरदायी सरकार यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका की बात होती है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब द्विसदनीय विधायिका। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात में आपने क्या कहा, वही सब जोड़ लीजिए। संघीय व्यवस्था, दो विधायिकाएं होंगी दोस्तों, एक केंद्र की, एक राज्य की। तो आपको यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका यानी कि दो सदनों से मिली हुई विधायिका। अब दो सदनों में कौन कौन से दोस्तों अगर बात करें तो केंद्र की अगर बात करेंगे तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, आपने भी कहा था। अगर बात करें दोस्तों स्टेट लेवल की तो एक कौन सी है? एक है आपकी विधानसभा है, एक आपकी विधान परिषद है।
तो ये दो हो गई, तो बाइक दुई सदनी, दो सदनों से मिलकर क्या बनती है, विधायिका बनती है, यहां पर भी और केंद्र में भी। एम आई क्लियर? तो ये क्या है दोस्तों, दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या ये क्या है दोस्तों, ये संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अभी हमने इसको कंपेयर नहीं किया है अध्यक्षात्मक के साथ में, जब आप इसको अध्यक्षात्मक के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा मामला। फिलहाल आज की दोस्तों इतना ही है, बाकी हम देखेंगे अगले सेशन में किसके क्या लाभ है, हानियां हैं, और उसको हम कंपेयर करेंगे कहा, अमेरिका के साथ, यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था जहां जहां पर होगी, अमेरिका नहीं बोलना चाहिए, अध्यक्षात्मक के साथ में इसको कंपेयर करेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि भारत ने इसको क्यों अपनाया। जाने से पहले दोस्तों एक बात जो आपको कुछ जाननी चाहिए, हमारे द्वारा आपके लिए बोध बैच लॉन्च किया जा रहा है। पाथफाइंडर हिंदी दोस्तों बोध बैच लेकर आ रहा है, जो 15 जुलाई से आपका लॉन्च, यानी कि आज आप लोगों की 13 जुलाई होगी, 2 दिन बाद यानी कि 15 जुलाई को आपका बैच लॉन्च है दोस्तों। ये बैच फुली डेडिकेटेड है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, बहुत शानदार कंटेंट, जैसे कंटेंट आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस बोध बैच का हिस्सा हूं दोस्तों। तो ऐसे में कंटेंट को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। मात्र 7,999 यानी कि मात्र 8,000 रुपए में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? 900 प्लस आवर्स की क्लास होगी इसमें आप लोगों की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर बाइलिंगुअल बैच भी दोस्तों हमारे पास, अग्निपथ बैच, और अभी 17 जुलाई को शुरू होने वाला हमारा उड़ान बैच, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। उड़ान बैच जो होगा दोस्तों वो बाइलिंगुअल बैच होगा, उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि मेरी कक्षाएं जो है इंडिविजुअली, मेरी कक्षाएं पॉलिटी की, उसमें आपका बाइलिंगुअल ही होता है मामला, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग उड़ान बैच को भी ले सकते हैं, उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपके जो भी फैकल्टीज होंगे, पिछली स्लाइड जो है दोस्तों वो इंग्लिश में यूज की जाएगी, और बाकी फैकल्टी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बैच भी आपका सेम है, 7,999 का है, और ये दोस्तों वही 900 प्लस आवर्स का है। सेम फीचर्स दोनों ही बैचों में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन सीरीज हम लोग लॉन्च करते हैं हर संडे को। यहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाते हैं, एमसीक्यू से टोटल फ्री आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू होते हैं, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इसे आपको करना चाहिए यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर भी आपका लॉन्च हो चुका है दोस्तों। पीएसआईआर भी आपका लॉन्च हो चुका है, जो 15 अगस्त से शुरू होनी है उसकी क्लासेस। बाकी आपके जो डेमोस हैं, उसकी जो भी क्लासेस हैं, जो उसकी ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, वो सब आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप उसको देखिए, आप उसको समझिए, उसके बाद आप ऑप्शनल को चूज कीजिए, और आइए फिर पीएसआईआर में मिलते हैं आपसे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सी सेट का बैच आपके लिए दिया जा रहा है 2,500 रुपए में। ऑप्शनल की जो बैचेस दोस्तों उसकी फीस है 7,999, चाहे वो पीएसआईआर है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो आपका जो भी रुचि है, अभिरुचि दोस्तों हो सकता है बन जाए। एक बार आपके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि हाउ टू चूज ऑप्शनल, कैसे हम ऑप्शनल का चयन करें। एक बार आप उसको देख लीजिए, आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी, और आप एक बेहतर विकल्प चुन पाएंगे अपने लिए ऑप्शनल के तौर पर, ठीक है। दोस्तों यही सब बातें हैं। बाकी कोई भी कोर्स आप लोग लेते हैं अनअकैडमी पाथफाइंडर से, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक कोड का इस्तेमाल करना है। और कोड दोस्तों आपके लिए ये है कि आप कोई भी बैच लेते हैं तो आप वेद आईएएस का इस्तेमाल कीजिए। ये एक कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को 10% की छूट मिलेगी, और साथ में मेरे द्वारा लगातार आपकी तैयारी में क्या मिलेगी, मेंटरशिप दी जाएगी दोस्तों। मैं आपको पर्सनली मेंटर भी करूंगा इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर वेद आईएएस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आप बेहतर कंटेंट पा सकें, और मतलब फीस में भी आपको रियायत दी जाएगी 10% की। चलिए दोस्तों मिलते हैं बाकी अगली क्लास में। संसदीय व्यवस्था का पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।